इस वक्त भारत की सभी सड़कें प्रयागराज की तरफ जा रही हैं। प्रयागराज को जाने वाली ट्रेनों और विमानों में जगह नहीं है। प्रयागराज में तो तिल रखने की भी जगह नहीं है। आस पड़ोस के जो तीर्थ स्थल हैं अयोध्या और काशी में तीर्थयात्रियों को गिनना असंभव सा हो गया है। अनुमान था कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अब तक 50 करोड़ लोग तो आ चुके हैं। तो अभी भी यह सिलसिला जारी है। किसी एक जगह पर इतने दिनों तक इतने लोगों का लगातार प्रवाह दुनिया में आज तक न देखा गया और न सुना गया। लेकिन जब हकीकत अनुमान से इतना आगे निकल जाए तो उसकी परेशानियां और चुनौतियां भी क्षमता से बाहर निकल जाती हैं और नतीजा सड़क पर जाम, ट्रेनों में अफरा तफरी और थोड़ी सी चूक होते ही जानलेवा भगदड़। तो सवाल उठता यह है कि आखिर इतने भव्य आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अनुमान, इसके बावजूद ऐसी भगदड़, क्या ये व्यवस्थागत खामियां हैं या फिर लोगों का अति उत्साह है, या फिर ऐसी भगदड़ या फिर ऐसी घटनाओं के लिए कुछ न कुछ इंतजाम एहतियातन किया जाता तो शायद ये टल जाता। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी बचे हुए जो दिन हैं उन दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो, सभी लोग सुचारू तरीके से पहुंच जाएं प्रयागराज और कुंभ में डुबकी लगा के निकल जाएं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। पैंतालीस दिन के महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने अभूतपूर्व तैयारियां की हैं, लेकिन 20-25 दिन में ही दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से आगे निकल गई। अनुमान था कि 45 दिन में 40 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, लेकिन 36 दिन में ही स्नान करने वालों की संख्या 53 करोड़ के पार निकल गई है। मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, यानी कि एक ही दिन में दिल्ली और मुंबई दोनों की आबादी के बराबर लोग प्रयागराज आए। इटली, केन्या और म्यांमार जैसे देशों की पूरी आबादी इतनी है। इस बार कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने न सिर्फ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ की कल्पना से बाहर निकल गई। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं, अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उमड़ रहे सनातनियों का ये सैलाब शासन, प्रशासन और व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है और इस पवित्र आयोजन पर दुर्घटनाओं के दाग भी लगे हैं। मौनी अमावस्या के दिन संगम घाट पर भगदड़ मच गई, जिससे 30 लोगों की मौत हुई। 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद तेजी से राहत बचाव का अभियान चला और स्थिति काबू में कर ली गई। जांच भी हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार दुर्घटनाओं की सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती है, क्योंकि ठीक से इंतजाम नहीं किए गए थे। देखिए, भगदड़ के बारे में तो हालांकि इंक्वायरी बैठाई गई है, नहीं हम समझते हैं कि वो लिपापोती के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरा फेल्यूर है केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, रेलवे का, सबका एक तरह से फेल्यूर है, विफलता है। उनको मालूम था जब आप इनवाइट कर रहे हैं 50 करोड़ लोगों को महाकुंभ के लिए, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से रेलवे को करनी चाहिए थी, उसी हिसाब से तैयारी वहाँ प्रयागराज में होना चाहिए था। प्रयागराज में क्राउड कंट्रोल की चुनौती अभी बाकी है। 26 फरवरी तक करोड़ों लोग पहुंचेंगे और अभी से महाकुंभ को एक्सटेंशन देने की मांग भी उठने लगी है। प्रयागराज का चप्पा चप्पा खचाखच भरा हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक महाकुंभ की तरफ जाने वाली हर सड़क पर लंबे जाम लग रहे हैं।
प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं है। स्टेशनों पर अफरा तफरी मची हुई है। बाहर खड़े यात्री ट्रेनों के दरवाजे ना खुलने पर हमले कर रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी में भी अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बार कुंभ को लेकर ऐसा जुनून क्यों पैदा हो गया है। इन परिस्थितियों में जो भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इस सैलाब को कंट्रोल कैसे किया जाए? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। सबसे पहले विजय शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। कुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। इन सब का इंतजाम या अनुमान सरकार को पहले ही से ही था, लेकिन इसके बावजूद भगदड़ होना, और भगदड़ ऐसा नहीं कि इसी कुंभ में हुआ, इससे पहले भी हर कुंभ में कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर भगदड़ हुई है। तो क्या माना जाए कि ये भगदड़ एक स्वाभाविक है, होगा ही होगा, इसको आप कितना भी इंतजाम कर लीजिए नहीं टाला जा सकता है, या फिर इंतजाम और बेहतर किए होते तो शायद ये दाग न लगता? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो हम नहीं कह सकते कि इस तरह की घटनाएं होंगी ही होंगी। हमने पुख्ता इंतजाम किए थे, जो प्रशासन ने करना था वो अपने लेवल पे किया, लेकिन आप कुछ चीजें देखेंगे तो कुछ अलग से हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा, देश के प्रयागराज को छोड़ दें तो दिल्ली, कानपुर, पटना, करावल नगर, रोहतास, इन स्टेशनों पे भी अचानक भीड़ बढ़ गई, जो हमारे को उम्मीद नहीं थी। वहां हजारों की तादाद में हो गई। तो ये चीजें वहां का जो शासन, वहां प्रशासन था, जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की रेलवे, आरपीएफ जो थी, वो तैयार नहीं थी, और वो उन्होंने समय रहते हुए इस पे शायद कार्रवाई नहीं की। इसीलिए जो वहां फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सेव कर ली गई है, और वहां पर एक कमेटी बना दी गई है कि किस लेवल पे क्या किसकी ये कमी के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्रयागराज जो है, मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख लोग वहां रहते हैं, और वहां 53 करोड़ के आसपास लोग पहुंच गए हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती तो थी, पर हमने चुनौती को स्वीकार किया, और हम उसमें लगभग सफल भी हुए हैं। आप देखेंगे किस तरह से हजारों लोग सड़कों की भी एक आपने देखा होगा, एक लंबाई जो है पहले से ही है, कोई ये तो है नहीं कि इसके लिए हम अलग से हमने फैला दी या फैला सकते हैं। तो उसके दायरे में रहते हुए हम जो अभूतपूर्व व्यवस्था कर सकते थे वो हमने की है, कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। काफी देशों के लोग आए। आपने देखा होगा कि 2013 में 12 करोड़ लोग मात्र आए थे, अब 53 करोड़ लोग तो आ चुके हैं, और अभी कई दिन बचते हैं 26 फरवरी में। तो मैं ये कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, उससे हम, कोई भी दुर्घटना होती है, उससे सबक लिया जाता है, और आगे हम ये इंश्योर करते हैं कि इस तरह की घटना आगे के लिए नहीं होगी। हर लेवल पे जो भी कमी होगी, जैसे भी होगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। जी। हालांकि इसमें संजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और विजय शर्मा जी आपके पास लेकर आ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि हर घटना से हम सीखेंगे, जो भी चूक हुई है उसको हम दूर करेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि ये घटना पहली बार तो हुई नहीं है। जब पहले भी कुंभ के भगदड़ में प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, आपको याद होगा, वहाँ कई लोग मारे गए थे। इससे पहले भगदड़ हुई आपको प्रयागराज में इस बार हुई है। हर स्टेशन से जो विजुअल आ रहे थे, भगदड़ में कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन भगदड़ जैसे हालात कमोबेश बन गए थे। तो जब इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, हम उसको लेके पहले क्यों नहीं सजग हुए? और सबक सीखना है तो कोई ज़रूरी है कि इसी कुंभ में भगदड़ हो या घटना हो उससे सबक सीखे? पहले जो घटना हो चुकी उससे भी तो सबक सीख सकते हैं। विजय जी। लक्ष्मण जी, उससे भी हमने सबक सीखा है, तभी हम 53 करोड़ लोगों का ये सफल आयोजन कर पाए हैं। लेकिन क्या है कि देश के विभिन्न कोनों में अचानक, आपने देखा होगा दिल्ली, वहां रोहतास में हो गई, मतलब ये उम्मीद से अलग थी। किसी ने नहीं सोचा कि रात को यहां हजारों लोग आ जाएंगे। तो उसके लिए कमेटी बैठ गई है। कारण जो है वो सामने आएंगे तो हम पता लगाएंगे किस तरह से होगी। तो मैं तो ये कहता हूं, विपक्ष को भी कहता हूं, वो अपने सुझाव दें, मौतों पर राजनीति ना करें। और आपने देखा होगा, सुझाव दें, मौत पर राजनीति ना करें। संजीव सिंह जी, ऐसी घटना पे सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके भी संगठन बहुत गहरे स्तर तक पहुंचे हुए हैं, स्थानीय स्तर तक हैं। सुझाव दें बजाय इस पे कि राजनीति करें। लक्ष्मण जी, राजनीति कौन कर रहा है? अभी आपने शुरू में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का एक विजुअल चला है। उन्होंने क्या कहा कि 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे। दरअसल ये
एक सांस्कृतिक आयोजन है। सरकारें बहुत सी आई और चली गई, सब ये कुंभ का आयोजन करती थी और आजादी के पहले से आयोजन हो रहा है, अंग्रेजों के समय भी होता था। लेकिन जिस सफाई से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूं। 48 मौतें हो चुकी मौनी अमावस्या से लेकर के दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक, कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। अरे कम से कम किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है, एक तरफ 53 करोड़ का ढिढोरा पीटा जा रहा है। 29 जनवरी के पहले 15 जनवरी को कुंभ में आग लगती है, उसके बाद दोबारा आग लगती है। मौनी अमावस्या के दिन जब भगदड़ होती है तो लक्ष्मण भाई उस समय आपने देखा कि किस तरह से शाम तक मुख्यमंत्री जी मरे हुए लोगों की सूचना नहीं देते हैं, मौत की सूचना नहीं आती, 30 के बाद कोई आंकड़ा नहीं आता। आज भी लोग अपने शुभचिंतकों को, अपने घर के लोगों को खोज रहे हैं। किस तरह से वहां में हमने देखा कि लाशें निकली। दूसरी तरफ दिल्ली की घटना पे आ जाते हैं। दिल्ली पे मतलब अगर एक घटना हुई तो आपने क्या सबक सीखा? वाराणसी में अभी 1 हफ्ते पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन में 3 लोग भगदड़ में मर गए। ये कभी सोशल मीडिया पीछे चली, इसको कहीं उठा, तो आप हर चीज को दबाने पर लगे हुए हो। और आपने देखा कि मेला अधिकारी एक व्यक्ति को, विजय किरण आनंद को बनाया। विजय किरण आनंद कौन है? जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। विजय किरण आनंद के बारे में भी बता दूं आपको कि वो विजय किरण आनंद हैं जिनके ऊपर पंचायती राज विभाग की तरफ से 2016 में अमानत में खयानत यानी परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ग्रांट के नाम पे जो 700 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें विजय किरण आनंद का नाम है। आज तक विजिलेंस टीम उनके खिलाफ एफआईआर की बात करती होगी आदित्यनाथ की सरकार, आज तक उनको एफआईआर करने की अनुमति नहीं देती। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप इस बात को कहेंगे कि विपक्ष राजनीति करता है, अरे विपक्ष ही तो जनता की आवाज है, विपक्ष को भी तो जनता ने भेजा है, और ये विपक्ष अगर आवाज करे तो क्या ये राजनीति है? तो मेरा कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि जिम्मेदारी किसकी होगी? नैतिकता का सवाल हो, धर्म सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कहीं भी नैतिकता के उनके अंदर नहीं आती, संवेदना तक नहीं आती कि उस अपनी जिम्मेदारी ले। और रेल मंत्री संजीव जी विजय शर्मा जी को जोड़ना चाहते हैं। मैं फिर 1 मिनट, शर्मा जी जोड़ेंगे। रेल मंत्री ने क्या कहा? रेल मंत्री लगातार भगदड़ जैसा शब्द नहीं जोड़ते। दिल्ली के उपराज्यपाल कहते हैं भगदड़ में मरे लोगों के प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूं। वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ये स्वीकार करते हैं और देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, लेकिन रेल मिनिस्टर नहीं स्वीकार करता। तो कम से कम आप आंकड़ों को छिपाइए, आंकड़ों को मत छिपाइए, कम से कम जो चीजें उसको स्वीकार करिए और जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा। इस देश में एक रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने घटना पे तुरंत इस्तीफा दिया। नैतिकता का तकाजा है कि अगर इतनी बड़ी घटनाएं होने पे, अगर मौनी अमावस्या के दिन भी घटना होने के बाद भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे घटना हो रही है, वाराणसी में घटना हो रही है, तो ये बताइए लक्ष्मण जी जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष किससे सवाल करे? बिल्कुल, मैं ये सवाल लेकर आऊंगा विजय शर्मा जी आपके पास, क्योंकि जब आप क्रेडिट लेते हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में भव्य आयोजन किए हैं, तो उस भव्य आयोजन के दौरान इस तरह की घटना होंगी तो इसका अपयश भी आपको लेना पड़ेगा। ये लेकर के मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा विजय शर्मा जी, लेकिन हमारे पास पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा तकनीकी। मेरा 10 सेकंड का इनका जवाब। ठीक है, हाँ 10 सेकंड में जवाब दिया, फिर विक्रम जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपने खुद माना कि वहां 2-3 बार आग लगी, क्या कोई किसी तरह की कैजुअलिटी हुई था? वह साथ के साथ आपने देखा होगा किस तरह से फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच गई। आप बताइए मुझे, आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी गए नहाने, उनको किसी तरह की परेशानी आई? उन्होंने कोई ट्विटर पर किसी तरह का एक्सपोज डाला क्या? हमारे अखिलेश जी गए वहां नहाने, उनको कोई दिक्कत आई क्या? भाई ऐसा है, देखिए विरोध के लिए राजनीति मत कीजिए, ठीक है? अरे मॉनिटरिंग इंडिया की पत्रकार हैं सौम्या राज, देखिए दिल्ली की घटना तरीके से सुना, मैंने कितना अच्छे से सुना आपको। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप बताएं क्या बातें कर रहे हो? आप वो बातें कर रहे हो जिस तरह से कोरोना काल में शमशान घाट में हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, नेता और पत्रकार वहां डेड बॉडियों जो चिता है वहां के वीडियो लेके और विदेश में हमारे देश को बदनाम कर रहे थे। क्या अमेरिका में 2001 में सुने? देखिए ये कोई बात नहीं होगी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं बात सुना, संजीव जी सुनिए, संजीव जी सुनिए तो सही ना। आप दिल्ली की घटना में सौम्या राज है, एक महिला पत्रकार सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपको भी समय दूंगा।
संजीव जी सुनिए, देखिए विषांतर मत संजीव जी कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, फिर अभी बाकी वक्ताओं के पास जाना है। 48 मौत लक्ष्मण जी, 5 सेकंड का, मैं 5 प्रवचन सेकंड का। सुनने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी, नहीं आया हूं। संजीव जी सुनिए, अपने शांत सुनिए, रहिए। नहीं लेंगे तो मेरा ये क्रोध मैं आपके जारी पास आऊंगा। लक्ष्मण जी, संजीव जी आपके देखिए पास मैं किसी आऊंगा। के बीच में नहीं विजय जी बोलता हूँ, ये बोलिए। अच्छी बात नहीं है बीच में बोलना। बताइए मुझे बोलिए, अमेरिका उन्हें वो में शांत होकर बोलिए। 2001 में 3,000 आदमी मरे थे, वहां हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। आपने देखा कभी डेड बॉडियों के फोटो लगते हुए? आपने देखा वहां से मलबा? अरे भाई क्यों पैनिक पैदा करते हो? क्यों डर फैलाना चाहते हो? हम लोग थोड़ा सा मुद्दे को भटका रहे हैं। इसमें मैं आऊंगा दोनों लोगों के पास, फिर से दोबारा से आऊंगा। विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बेसिकली राजनीति तो इस पे होगी, जो हो भी रही है, आपने देखा हमारे शो में भी, लेकिन मैं बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव लेके आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये भीड़ अचानक आ जाती है? क्या हम इस भीड़ का आकलन पहले नहीं कर सकते हैं? एक जमाना होता था जब टावर लगाए जाते थे, उससे पता चलता था अच्छा लोग यहाँ से आ रहे, इसको देख लेते थे, लोग घोड़े पे जाकर निरीक्षण करते थे। अब तो इतना हाईटेक जमाना हो गया है, मोबाइल की गैदरिंग से पता कर सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज से पता कर सकते हैं। ये भीड़ क्या अचानक आ जाती है? इसका अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता है क्या? लक्ष्मण जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और चूंकि 4 कुंभ कराने का मेरा व्यक्तिगत कैरियर में भी और उसके पहले चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, ऐसा कोई कुंभ नहीं था जिसमें मैं सम्मिलित न हुआ हूं। अब आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे युग में घोड़े पर, वॉच टावर के ऊपर, इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज ली जाती थी जिससे कि भीड़ का आकलन हो जाए। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है, आकाश से भीड़ नहीं उतरती है। भीड़ का मतलब है जब इकट्ठा होती है, और ये कि शांतिपूर्ण, ये तीर्थ यात्री हैं, ट्रेन से, रोड से, पैदल मार्ग से, बैलगाड़ियों से, जैसे भी आते हैं, इसका आकलन 50 किलोमीटर की परिधि में पहले, और आज ये है वो हो गया है 200 किलोमीटर की परिधि में। आपको प्रत्येक से डिजिटल कंट्रोल रूम में सूचना होनी चाहिए किस मार्ग से यात्री आ रहे हैं। अकस्मात कुछ नहीं होता। जिस दिन आप अकस्मात में लगेंगे, उस दिन आप पुलिसिंग और प्रशासन दोनों को नमस्कार कर लीजिए। कोई चीज अकस्मात नहीं होती है। अगर अकस्मात होती है तो सारी तैयारी, और आज तो टेक्नोलॉजी आपके पास है, सीसीटीवी है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप एक एक चीज का आकलन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, उसका एल्गोरिथम और मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। आपने एक घनत्व पे ड्रोन से फोटो लिया और उसको गुणा भाग करके आपने बता दिया, एक अच्छा अनुमान आप लगा सकते हैं क्राउड कितना आएगा। लेकिन अगर हमारा पूर्वाभ्यास नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का पूर्वाभ्यास नहीं है, और हमने अपने एसओपीज को और जो एनडीएमए की संस्तुतियां हैं उसका पूर्वाभ्यास नहीं किया है, जिसको कहते हैं हम लोग रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट, इतना रिपीट कर ले एसओपीज को कि वो आपकी आदत में शुमार हो जाए, आपको सोचना ना पड़े। अगर कहीं भीड़ आती है, आपको किस तरीके से होल्डिंग एरिया में क्राउड को डाइवर्ट करना है, क्योंकि पानी और भीड़ अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। उनको होल्डिंग एरिया में ले जाइए, जब संगम हो तो भीड़ खाली हो जाए। पानी और भीड़ को आप नियंत्रण नहीं किया, और पानी और भीड़ दोनों रुक जाती है, तब समझिए वो भी अपने मुसीबत को आमंत्रण करे। पानी और भीड़ दोनों रुकना नहीं चाहिए। एक क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत रहता है। शुभंकर, आपको क्या लगता है, इसको हम लोग राजनीति जिस तरीके से हो रही, राजनीति को छोड़ करके एक सामूहिक प्रयास के तौर पर इसको देखते तो ज्यादा बेहतर व्यवस्थित तरीके से ये हम लोग कुंभ को संपन्न करा सकते हैं? लक्ष्मण जी नमस्कार। सारे सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने राजनीति को छोड़कर बात की, इसलिए मैं भी राजनीति की बात इस समय नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है, जैसा विक्रम सर ने बोला, उन्होंने बहुत सही बोला। जब तक आप किसी चीज को इतनी बार ना प्रैक्टिस कर लें कि वो आपके लिए एक दूसरी आदत बन जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिसिंग सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा पुलिस सिस्टम आज की डेट में एक ऐसे रोग से जूझ रहा है जिसको सुधारने के लिए पिछले 40 साल से लोगों की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। सारे सीनियर अधिकारियों ने इतनी कोशिश की, विक्रम सर के भी मैं कई सारे इंटरव्यूज पहले सुन चुका हूं जिसमें पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कई सारी बातें की गई। तो सबसे बुनियादी फेलियर अगर कहीं पे है तो वो यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस का और हमारी सरकार का पुलिस प्रशासन में फेरबदल और पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं करना है। मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं देता हूं। जहां पे अगर कांस्टेबलरी 4 लाख की होनी चाहिए, अगर वहां पे कांस्टेबलरी 1.5 लाख की है, तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दिन के 24 घंटे काम करके आपकी देखरेख कर लें और आपको अपने मानवीय सीमाओं से ऊपर जाके काम करें। तैयारियों में मुझे जहां तक लगता है कमी नहीं थी, अदरवाइज आप इतना बड़ा आयोजन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारे इंसिडेंट्स स्पॉटिक इंसिडेंट्स हैं और ऐसे हैं जो कहीं भी हो सकते हैं। भीड़ का कोई ना तो चेहरा होता है लक्ष्मण जी, ना भीड़ का कोई सर होता है, ना भीड़ की कोई नियत होती है। भीड़ भीड़ होती है। और संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। बोला
कि भीड़ को आप अगर रोक दिया आपने, तो भीड़ का जब बांध टूटता है तो यही होता है। जिस तरीके से भीड़ को रोक दिया तो भीड़ का बात की जा रही है कि होल्डिंग एरिया में आप भीड़ को लेके जाते हैं, जब तक आप भीड़ को डाइवर्ट नहीं करेंगे, भीड़ को आप एक जगह इकट्ठा होने देंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? क्या प्रशासन को नहीं पता था? क्या उनके पास सीसीटीवी मॉनिटरिंग वो नहीं देख रहे थे कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ चुके हैं? एक छोटी सी कैलकुलेशन है, 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर प्लेटफॉर्म का हमें डायमेंशन पता है, उसकी कैपेसिटी है। एक आदमी के खड़े होने के लिए कम से कम 4 स्क्वायर फीट की जगह तो आपको चाहिए। आप इतना सिंपल सा गणित नहीं कर सकते कि अगर आपके यहाँ 10,000 लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो आप बाहर रोके? और इसके लिए अगर आप देखें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस फोर्स की क्या व्यवस्था है, एक जीआरपी का थाना है, कितने स्टाफ है वहां पे? राजनीति करना बहुत आसान है। और एक चीज, आज समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है यहाँ पे, वो बहुत खुश होंगे क्योंकि अब आजम खान जी का कोई नाम नहीं ले रहा कि 2013 के कुंभ में 18 लोग इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे मर गए। अवधेश कुमार जी, आप इसको बिल्कुल अवधेश कुमार जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैसा शुभांकर कह भी रहे थे कि इंतजाम अगर अच्छा नहीं होता तो इतना बड़ा आयोजन नहीं किया जा सकता था, लेकिन हाँ, ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं अलग अलग टुकड़ों में, इसको टाला जा सकता था अगर व्यवस्थागत स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बेहतर होती तो। देखिए, ये 36 दिन का आयोजन पूरा हो चुका है। अगर जिस प्रकार का एक महा उत्सव, महा आयोजन इतने भव्य रूप से संपन्न हो रहा था, इसमें अगर ये 2 घटनाएं नहीं होती तो विश्व मानवता के इतिहास में इसका अध्ययन किया जाता है, इसका अभी भी किया जाएगा। उससे प्रेरणा लिए जाएंगे कि एक आदर्श समाज कैसे समय समय पर अपने को समायोजित करते हुए समाज की गंदगी को दूर करता है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जहां किसी घोषणा के कैसे एक नदी में आके विलीन हो जा रही है। ये एक अद्भुत अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों और हमारे मनीषियों की एक देन है। अब 2 घटनाएं हुई हैं, देखिए इसको 3 रूप में देखिए। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है, वो नई दिल्ली रेलवे प्रशासन की पूरी तरह फेलियर है, अक्षम्य है। उसको पूरी तरह कुंभ से जोड़ के देखना, कुंभ जाने वाले भी उसमें 15-20% लोग रहे होंगे, लेकिन 12, 13, 14, 15 प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह की ट्रेनें हैं, जो कोई पटना की ओर जा रही हैं, छपरा की ओर जा रही है, जम्मू की ओर जा रही है, तो प्रयागराज होके गुजरती है, तो उसको ये मान लेना कि सारे कुंभ की दृष्टि से ही हुए हैं। सेकंड, रेलवे के पास जो अभी चर्चा हो रही थी, रेलवे के पास तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं डीआरएम के यहाँ, उस पर आराम से मॉनिटरिंग होती है, उसमें आवाज तक सुनी जा सकती थी ये कहाँ क्या समस्या हो रही है। और हमारे रेलवे की एक पुरानी बीमारी है, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने भुगता होगा समय पर, कि आप यात्रा के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, भीड़ है, अचानक घोषणा हो जाएगी कि फलानी गाड़ी फलाने प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसके बाद चाहे बच्चे हो, वृद्ध हो, महिला हो, कोई कैसे पहुंचे, ट्रेन में कैसे सवार हो, उसकी व्यवस्था रेलवे के पास होती ही नहीं। आपको नियति के भरोसे छोड़ दिया जाता है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म बदला नहीं बदला, वो अफसर अलग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बदला गया, देखना होगा। लेकिन जो बद इंतजामी थी रेलवे की, उसको हम कुंभ से जोड़ के देखें कि ये कुंभ के कारण ये घटना हो गई, ये कुंभ से ही जोड़ दे, ये उचित नहीं होता है। पहले जो कुंभ में घटना हुई, अगर वो घटना नहीं होती तो वो कालिख उस पर नहीं पुतता। जो घटना हुई वो भयानक थी, उसमें प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, जब दुनिया में क्रांतियां होती हैं तो आप ये अनुमान नहीं लगा लेते हैं कि किसके अंदर कौन सी चेतना कैसे स्वतः स्फुर्त हुई है, कहां से कौन निकल रहा है। और जिस प्रकार से राजनीतिक क्रांतियों में लोग गोली और बंदूक की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति में चाहे मृत्यु हो रही है, कुचल रही है, अगर भाव पैदा हो गया सामूहिक रूप से, जो भारत का भाव रहा है, तो फिर आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग आएंगे। लेकिन ये भारत की यही प्रकृति है। सुनिए, नहीं लक्ष्मण जी, पूरा भारत की प्रकृति है। सुनिए, लोगों ने कष्ट सहते हुए अपनी व्यवस्था भी की है। और मैं ये कहूं कि वहां कुंभ में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, मैं स्वयं 4 दिन रह के आके देखा हूं। आलोचना करना अलग बात होती है। और अभी भी वहां जो लोग जा रहे हैं, आम आदमी ना, उसके सामने माइक ले जाइए, उसको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि हो रही है। तो ये भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का दुर्भाग्य है
कि इस भारत के उत्थान को समझ नहीं पा रहे कि महान भारत उठ के खड़ा हो रहा है। ये घटनाएं दुखद है, ये ट्रेजेडी दुखद है, लेकिन उस भारत को समझिए जो अपनी इसी ताकत की बदौलत जो है दुनिया में शीर्ष महाशक्ति बनेगा, जिससे दुनिया प्रेरणा लेगी। तो ये तो उठता हुआ भारत है, जागृत भारत है, इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। चाहे महाकवि दिनकर की कविताएं याद कर लिए, निराला की याद कर लीजिए, सब क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में, चाहे हमारे पुराने ग्रंथों के याद कर लीजिए, वो दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा, आपने बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग पहलू यहाँ पे रखा है, लेकिन ठीक है, ये कोई स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन तो है नहीं, ये जन चेतना आप कहते हैं, ठीक है, लोगों में जन चेतना आई, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति ये सैलाब उतरा, लेकिन स्टेट इसी के लिए होता है ना, जब इस तरह के चीजें लोग आते हैं तो उसको आपको संभालना, व्यवस्थित करना। स्पष्ट करता हूं, नहीं इसमें हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। मैं 2 लाइन में इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए ऐसा है, 2 लाइन ज्यादा क्रांति की परिभाषा, नहीं बाकी वक्ता है, लेकिन आपने देखिए व्यवस्था में मैंने कहा ना कि रेलवे का क्षम्य अपराध है, एक ऑफिसर, एक अधिकारी, एक कर्मचारी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है 12, 13, 14 पर, कोई बताने वाला नहीं है, रेलवे में अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है कि अपनी जगह खड़े रहे, आरपीएफ के लोग नहीं है वहां खड़े हुए, तो ये तो कंप्लीट फेलियर है। कुंभ से ठीक है, लेकिन सुनिए जो सारी ट्रेनें हैं, नहीं सुनिए, सारी ट्रेनें जा रही हैं कुंभ में, वो तो बात हो सकता है नहीं हो, सारे यात्री नहीं सारी ट्रेनें कुंभ में नहीं जा रही हैं, फिर यही गलत नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, सारी कुंभ में नहीं जा रही है सर, उसमें दानापुर जाने वाले लोग हैं, छपरा जाने वाले लोग हैं, जम्मू जाने वाले लोग हैं। लेकिन आप इसको आइसोलेशन में, कुंभ इतने भव्य आयोजन को, बड़े आयोजन को एक आइसोलेशन में रख के नहीं देख सकते हैं। कुंभ जाने वाले यात्री जाएंगे तो बाकी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी दुरुस्त नहीं, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लोग कैसे जाएंगे? लोग ट्रेन से जाएंगे, लोग फ्लाइट से जाएंगे, लोग बाय रोड जाएंगे। अब ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन सबसे ज़्यादा सुगम साधन होता है, तो ये स्टेशन प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार तो होना पड़ेगा आपको। कुंभ से जोड़ के लोग देखेंगे, क्योंकि जब रेल मंत्री वॉर रूम के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा के रिलीज करते हैं तो लोग तो अपेक्षा तो रखेंगे ना उनसे कि भाई आप फोटो खिंचा कर रखते हैं, आप वहाँ पे वॉर रूम में जाकर नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप नियंत्रण यहाँ भी करिए। विजय शर्मा जी, फोटो वाली बात बोली तो आप मुझे बताइए, 5 मेट्रो शहर थे, अब मेट्रो कितने 20 शहरों में चल रही है। इलेक्ट्रीफाइड कितना था, अब हमने 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। अभी हम जो एक्सीडेंट हो जाते थे उसमें हम एक अपग्रेडेड वर्जन लगा रहे हैं, जो पहले था उससे भी ज्यादा अच्छा लगा रहे हैं। तो किस तरह से हम काम कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये चूक हुई है, कौन मना करता है? इस चूक से कोई मना नहीं कर सकता। हम जिम्मेवार पार्टी हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं, कमेटी बैठाती है, सारे फुटेज हमने जो वहां रख लिए हैं और देखेंगे जांच में कहां कमी है, किस लेवल पे कमी हुई है। हम भाग तोड़ी रहे, लेकिन हम विपक्ष से भी अपेक्षा रखते हैं, भाई आपकी भी एक जिम्मेवारी है, आप दीजिए ना, कोई सकारात्मक दीजिए हमारे को सुझाव, अगर हम ठीक कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। किस लेवल पे कहां चूक हुई है, किस तरह की हुई है, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। और 24 घंटे आपने देखा होगा योगी जी ने कितनी बार वहां पे दौरा किया प्रयागराज में, आप देख लीजिए 2013 में अखिलेश जी ने कितनी बार किया था। तो हर बार जाते हैं हम। अब आप देखिए आपके यहाँ वीडियो किस तरह से लट चला रहे हैं गाड़ियों के अंदर। तो यहाँ बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में, पटना में अचानक भीड़ आ गई, आप मुझे बताइए, अगर प्रयागराज हो तो वहां तो ठीक है, वहां तो हमने एसओपी लागू कर रखी है, वहां पे हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट भी है हमारा। लेकिन ये पटना में, दिल्ली में, करावल नगर में, तो इस तरह से जो हो रही है उसका भी हमने कर दिया, वो भी लागू कर दिया हमने। और हम तो दिल्ली में एक मुझे विजय शर्मा जी, आप ऐसे बहुत ही तार्किक बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आपसे समझ ही लूँ, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, समझता ही हूँ। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल लेते हैं पटना का। पटना के स्टेशन पे अचानक से बहुत बड़ी भीड़ आ गई, तो अचानक से भीड़ ऊपर से तो आई नहीं होगी, वो पहली बात तो ट्रेन के टिकट कटाए होंगे, सारे ट्रेन में नो रूम आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, इसका मतलब स्टेशन को पता है, रेलवे अधिकारी को पता है कि यहाँ पे यात्री की संख्या बढ़ने वाली है, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, अलग अलग सड़कों से लोग आ रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको पता चल रहा है कि अच्छा लोग इतनी ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम चारों तरफ हो रहा है, इस वक्त भीड़ काफ़ी बढ़ने वाली है। तो भीड़ बढ़ जाए तब हम कुछ एक्शन ले, इससे पहले एहतियातन तो एक्शन ले सकते हैं। भीड़ अचानक से आने वाला जो लॉजिक है वो पता नहीं, मुझे बहुत हजम होता नहीं है विजय जी, सच पूछूँ तो, चूँकि अचानक भीड़ आती नहीं है रास्ते। अब जैसे अभी प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज पहुंचने में सड़कें सारी जाम पड़ी है, ट्रेनें सारी भीड़ पड़ी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अंदाजा है कि वहां पे भीड़ आएगी।
देखिए लक्ष्मण जी, जो प्रयागराज में भीड़ आती है पूरे देश से आती है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अचानक कैसे आ गई। अब अचानक का मैं आपको बताता हूं कि आपके ही जब ये घटना हुई थी तो लोगों ने, जितने भी पत्रकार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिए महिलाओं के लिए। महिलाएं बिना टिकट के घुस आई। आप मुझे बताइए इसमें क्या करोगे आप? और सैकड़ों की तादाद में घुस आए लोग। तो ये, और देश के विभिन्न कोनों में घुस आए। तो ये चीजें हमारे लिए एक सबक है। मैंने पहली जो ओपनिंग मेरी स्टार्टिंग थी, मैंने सबसे पहले माना इसमें, मैंने स्वीकार किया है कि भाई ये हमें एसओपी जो है हम लागू करेंगे देश के सारे कोनों में, किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर। और हमने ये सबक ले लिया। अभी हमारा प्रयागराज में था। तो आपकी जो बात है वो वाजिब है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सकारात्मक विपक्ष की तरफ से भी अगर कोई सुझाव आते हैं तो हम मानेंगे, करेंगे। हम ऐसे तो नहीं है हमने कहा दिया कि हम परिपूर्ण है। विजय जी, मैं आपके पास आगे शो में आगे चल के रोजाना शो में ले देती है सरकार के लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, मैं आगे शो में आऊंगा आपके पास कुछ और सवाल लेकर के, जिसमें हम लोग ये करेंगे जो बाकी बचे हुए दिन है 26 तक, वो कम से कम सुचारू तरीके से हो जाए। कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? लेकिन संजीव जी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपनी बात रख लेते हैं, फिर विक्रम जी के पास चलूंगा। संजीव जी। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात, इस सरकार ने कहा कि दिव्य भव्य डिजिटलाइज कुंभ है। जो सरकार प्रतिदिन आंकड़े देती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आपके चैनल पे कह रहे हैं कि 7 पर करोड़, वो सरकार ये आंकड़े नहीं दे पाती है कि कितने लोग मर गए उस सरकार को आंकड़े देने में। दूसरी तरफ वो सरकार आप 2 दर्जन से ज्यादा पीपे के पुल थे, क्यों बंद रखा था? जब 29 जनवरी को घटना, सुनने का धैर्य रखिए, 29 जनवरी को घटना हो जाती है, वो वीआईपी के लिए केवल लोग संगम नोच जाने के लिए कैसे तैयार हो गए, कैसे वो घटना हो गई? और आपने देखा कि मेला प्रभारी जो वहां पे पुलिस के अधिकारी थे, करें साहब, कोई भगदड़ ही नहीं हुई, जबकि ऑलरेडी वहां पे उस समय 18 लोग मारे जा चुके थे। आपके चैनल में दिखाया जा रहा था यही हालात। विजय जी आप म्यूट हैं, विजय शर्मा जी आप म्यूट हैं। 1500 लोग, एक सेकंड, प्रति घंटे 1500 लोग विंडो टिकट ले रहे हैं। कौन सी तैयारी की गई थी? संजीव जी, उसको लेकर के हिमांशु उपाध्याय झूठ बोलते हैं। आप सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर ऐसे मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था कि आप उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करिए झूठ बोलने का। सच को सुनने का साहस रखिए। अरे भैया झूठ नहीं, आप मुझे बताइए, आप बहुतों की राजनीति कर रहे हो, फिर आप ये पूछ रहे हो 2 दिन लगा दीजिए। आप ये बताइए ना कैसे ठीक कर रहे हैं? की जिम्मेदारियां कहां थी? आज भी प्रयागराज के अगल बगल के जो जिले हैं, चाहे अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो, वहां पे आप बताएं तो लोग घरों में हाउस अरेस्ट है। आज घरों में बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। ऐसी व्यवस्था जो मची है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब आप 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लक्ष्मण जी आपके घर में लेकर शादी होगी, 1000 लोगों का आयोजन करेंगे, 1000 लोगों को भेज रहे हैं, गाड़ियां खड़ा करने को, आपको बोलना क्या है, पूरी तैयारी करेंगे। अगर 1000 से ज्यादा लोग लक्ष्मण जी आ जाएंगे, 1000 को बुलाया था, कहां से 10,000 लोग आ गए? ऐसे करके भागे क्या? संजीव जी, विजय जी, दोनों लोग आप लोग रुक जाइए। शुभांकर बहुत देर से इशारा कर रहे तो कुछ बोलने के लिए। शुभांकर। लक्ष्मण, पहला मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो विजय जी के लिए है। विजय जी ने बड़ी सफाई से अपनी खाल बचाने के लिए, मतलब मुझे नहीं पता कि वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की खाल बचाना चाहते हैं इस समय या योगी प्रशासन की खाल बचाना चाहते हैं, बट उन्होंने इतने मासूमियत के साथ अपनी ही सरकारों को, जो बिहार की सरकार उनकी है, मध्य प्रदेश की सरकार उनकी है, हरियाणा की सरकार उनकी है, और यूपी के बाकी जिलों में जहां भी उनका कहना है कि भीड़ अचानक से उत्पन्न हो जाती है, लोग आके व्यवस्था फैलाते हैं, ये सारी सरकारें श्रीमान आप ही की। इन सारी जगहों पर आपका पुलिस फोर्स है, आपकी आईबी है, जहां से आपको सारी इंटेलिजेंस मिलती है। तो आप कृपया ऐसी बातें ना करें कि भीड़ अचानक आ जाती है। और जहां तक रहा सवाल कांग्रेस और भाजपा के आपसी जुतम पैजार का, तो वो तो चलता रहेगा। संजीव जी इस्तीफा मांग रहे थे, विक्रम सिंह साहब, विक्रम सिंह साहब, नहीं सर, एक 1989 में भी कुंभ हुआ था। शुभंकर आपके पास आऊंगा मैं आगे। एक सवाल मुझे विक्रम जी से लेने का मन कर रहा है। विक्रम सिंह साहब, ये जिस तरीके से प्रयागराज में आयोजन किया गया, वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई, इसमें कोई शक नहीं कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, और ये भगदड़ हुई, लोग मरे, ये दुखद तो है ही, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी थी, बड़े पैमाने पर रिहर्सल भी किया गया। लेकिन ये व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों तक सिमट के रह गई। आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई ये अनुमान लगाने में नाकाम रहे कि पूरे देश के कोने कोने से, साउथ से, सुदूर उत्तर से, नॉर्थ ईस्ट से लोग इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, और यही वजह है कि ये अनुमान नहीं लगा पाए, तो बाकी जगहों पर प्रशासन को अलर्ट नहीं किया गया?
लक्ष्मण जी, ये मैं मानने को तैयार नहीं कोई जागरूक प्रशासन इसका पूर्वानुमान ना हो, पूर्वाभास ना हो कि कितनी भीड़ आएगी। आपकी सारी ट्रेनिंग ये होती है कि आप पता लगा लें, आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है और आपके पास व्यवहारिक प्रोफेशनल इंटेलिजेंस है, और सारे चैनल अगर आप जागरूक कर दें तो आपको पल पल की खबर आएगी कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। अब हरिद्वार में इसी तरह की एक ट्रेजेडी मौनी अमावस्या में हुई थी और एसएसपी का तभी फोन आया कि साहब भीड़ अकस्मात बढ़ती जा रही है। तो हरिद्वार तो छोड़ दीजिए, आसपास रुड़की, मेरठ, सहारनपुर, 5-6 जिलों के इर्द गिर्द, और यही चीज प्रयागराज में ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। आपके इतनी जो व्यवस्था होती है, लेकिन कुंभ अपने में बिल्कुल अलग है, अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित भीड़ आई, लेकिन वो प्रशासन क्या जो अपने को असहाय समझे, हेल्पलेस समझे। प्रशासन कभी अपने को हेल्पलेस नहीं कहता है। भीड़ आई है तो हम भीड़ का निराकरण करेंगे और कानूनी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से निस्तारण करेंगे ससम्मान। ये कहते हमको मैं तुझ कुछ कर ही नहीं, मैं तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो घबरा गया, ये शोभा नहीं देता प्रशासनिक अधिकारियों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जो आपका दूसरा सवाल, ये कुंभ का इंतजाम प्रयागराज नहीं, प्रयागराज के इर्द गिर्द 200 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी 7 एंट्रीज हैं आपकी, कानपुर, कटनी, मिर्जापुर, फतेहपुर और आसपास के जिलों की, और यहां तक कि मैं कहूंगा मध्य प्रदेश से रीवा आदि से भी जो आते हैं, वहां तक पे आपको अलर्टनेस रखनी चाहिए थी, और हमने रखा है, पहले भी रखा है। और इस तरीके से हमारे जो मूवमेंट रडार्स होते हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उससे हमको एक मूल्यांकन हो जाता है और क्राउड को हम स्टैगर करते हैं, व्यवस्थित तरीके से उसका आवागमन होता है, निकासी का मार्ग अलग होता है, आगमन का मार्ग अलग होता है, क्या होल्डिंग एरिया अलग होता है, और हर चीज जो है वो व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है। लेकिन ये कहता है कि भीड़ अकस्मात आ गई तो फिर भीड़ ही अकस्मात नहीं आएगी, फिर और 10 मुसीबतें अकस्मात आएंगी। ये प्रशासन का कोई तर्क नहीं है कि भीड़ अकस्मात आ गई, ये तो कोई तर्क ही नहीं है। ये मानने को तैयार नहीं। अवधेश जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? अवधेश जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? भीड़ है, देखिए ऐसा है लक्ष्मण जी, हमारे सारे प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जैसे वाकई कुंभ में केवल बद इंतजामी हो गई हो। देखिए 42 करोड़ का अनुमान तो कुंभ आरंभ होने के पहले ही था, लोगों ने बताया। अवधेश जी आपको रोकूंगा, ये सवाल पूछने से पहले मैंने 4 लाइन में तारीफ की कि बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत भव्य इंतजाम है। आपने किया है। अरे भाई नहीं, आप भी हम उम्मीद करते हैं कहीं गाँव में कभी गए होंगे, वहां पे भोज खाने के लिए सारी सब्जियां अच्छी बनती है, सारा कुछ टेस्टी होता है, एक में नमक कम होता है तो पूरे गाँव वाले उससे भी शिकायत करते हैं। मैंने पहले ही अभी भी कह रहा हूं कि जो 2 घटनाएं हुई हैं वो दिल दहलाने वाली हैं, वो घटनाएं रोकी जा सकती थी और उसने हमारे इस पूरे आयोजन पर एक कालिक पोता है। लेकिन 42 करोड़ का अनुमान पहले था कि 40 से 42 करोड़ लोग आएंगे, चाहे आपका चैनल हो, चारों तरफ यही बात आ रही थी। तो 40 से 42 करोड़ लोग पूरे एक केवल उत्तर प्रदेश से तो आने नहीं थे, पूरे देश और दुनिया से आने थे। उसमें संख्या बढ़ी, और संख्या बढ़ी है तो समस्या नहीं है। इसको दूसरे रूप में देखिए तो एक अद्भुत दृश्य है कि संगम में डुबकी लगाने की आकांक्षा से पूरा परिवार, आबाल वृद्ध, अगर 3-3 दिन 4-4 दिन सड़कों पर आ रहे हैं, सुनिए, सड़कों पर खड़े हैं, आ रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, तो ये तो एक चेतन। तो इसमें समस्या क्या है? तीर्थ में, साधना में, कोई बड़ी चीज प्राप्त करने में कष्ट भुगतना ही है, कष्ट होना ही होना है एकदम। हर चीज पलक पावरे नहीं बिछाई जाती है। 7 रेलवे स्टेशन प्रयागराज में एक्टिव हैं, 650 से ज्यादा आज हमने पढ़ा था कि करीब 700 तो चार्टर प्लेन प्रयागराज हवाई अड्डे पर उतरे हैं, जिनको उतारना रोकना कठिन है। 700 चार्टर प्लेन जो कि एक रिकॉर्ड होता है दुनिया में। तो इतनी बड़ी चीजें हो रही, इसको जरा, एक घटना हो गई ट्रेजेडी, उससे जरूर दुख है, लेकिन इस महाआयोजन की प्रशंसा करिए, देखिए इसके परिणति दुनिया में क्या होगी, भारत में क्या होगी। हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की भी समस्या है कि एक पक्षीय मत देखिए, विपक्ष के नाते जो कमियां हैं उसकी आलोचना करिए, लेकिन इस देश में एक अद्भुत दृश्य बना है और लोगों के जागरण को पहचानेंगे तभी भविष्य में राजनीति कर पाएंगे और देश का सही शासन चला के सही दिशा दे पाएंगे। मैं तो कहूंगा कि यह जगा हुआ भारत है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से जागृत हुआ है, और उस जागृति का आकलन करने में हमको इसलिए समस्या है कि हम मानते ही नहीं कि क्रांतियां ऐसे भी हो सकती है, जो आपने कह दिया कि राजनीतिक क्रांति नहीं है। ठीक है, ये जो भारत जगह है, आप ही के शब्दों में भारत जगह है, तो इस जागरण को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद आता हूं, तो आप सभी लोगों के पास आऊंगा और एक और सवाल लेकर आऊंगा विजय शर्मा जी के पास, जो बाकी 26 तारीख तक जो समय बचा हुआ है उसको
और कैसे व्यवस्थित करेंगे ताकि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको ये भरोसा हो कि हमें इस तरह की भगदड़ का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाकुंभ में जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है उसको कैसे और व्यवस्थित किया जाए, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान विजय शर्मा जी। सबसे पहले आपके पास आऊँगा मैं अब, चूँकि अभी भी लोगों की भीड़ उसी रफ्तार से चली जा रही है। अभी हमारे पास कुछ एक दिन बचे हैं, 26 तारीख को अंतिम अमृत स्नान है, तो आप इस पूरा आयोजन को किस तरीके से देख रहे हैं, या फिर इतना और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया जाए कि जो अभी अवधेश जी कह रहे थे कि पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बने ये, कि इतना भव्य आयोजन प्रयागराज जैसे छोटे से शहर में समझिए कि 1 महीने के भीतर भीतर आधा भारत समाज आता है, अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है, और इसका एक मिसाल बने। लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पे हमारे से 7 गुना 11 गुना बड़े देशों से ज्यादा आबादी एक छोटे से शहर में आ जाती है, तो बड़ा कठिन काम था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, देश की जनता को आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से, कि आगे कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी अब स्टेशन है वहां एसओपी लागू कर दी है, इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट लागू कर दिया गया है। ठीक है, हर घटना से हम लेते हैं, हम ऐसे थोड़ी है जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि ये तो भिखारी मरे हैं यहाँ पे, तो मैं वहां पास में नहीं जाना चाहता। तेरी घटना मेरी घटना संजीव जी को चाहता, तो मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मुस्तैद हैं, हम संवेदनशील हैं, हम लोगों की सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। लेकिन ये घटना घट गई, दुर्घट है, और इस पे हम बड़े दुखी भी हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये घटना घटी है और कहीं ना कहीं चूक हुई है, उससे कौन इंकार करता है। कमेटी बना दी गई है, हम तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान परिपूर्ण नहीं हो सकता। भाई कौन कह सकता है परिपूर्ण हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं है जिसको हम ठीक करेंगे, और मान रहे हैं हम तो। हमने तो कभी ये इस जिम्मेवारी से कहीं नहीं भागे, हम कहीं किसी तरह का नहीं है। लेकिन मैं तो बिल्कुल छोटी मोटी घटना होती है, जिम्मेदारी से भागे नहीं, लेकिन बाकी बचे हुए दिन में ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, विजय शर्मा जी के आश्वासन, ये बड़ी बात है। आपका जो बयान है विजय जी, वो हमारे उन सभी दर्शकों के लिए बहुत बड़ा बयान है, बहुत सुकून देने वाला बयान है कि जो लोग अभी जाना चाहते हैं या रास्ते में हैं वो इसका एक बहुत ही उत्साहित होंगे। और जो कह रहे थे अवधेश जी कि जो आस्था का जन सैलाब या जन चेतना उमड़ी है उसको सकारात्मक दिशा में लाने में कामयाब होगा। शुभांकर जी आना चाहते हैं, बोलिए। लक्ष्मण, मैं आपसे 2-3 चीजों के बारे में अपना संक्षिप्त में रखिएगा। संजीव जी के पास जाना। बिल्कुल संजीव के पास। पहली चीज की हमारा जो भी नेचर है हमारे प्रशासन का, और हमारा एज अ जनता भी हमारा जो नेचर है वो हमारा रिएक्टिव है, हम प्रिएम्प्टिव नहीं। आज ही की जैसे घटना हुई, सुबह दिल्ली में हल्का भूकंप का झटका आया, लेकिन अभी चूंकि झटका हल्का था तो किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक नॉर्मल कार्रवाई होकर बात खत्म हो जाएगी। यही अगर 4 की जगह 6 पे होता, कुछ लोग मर जाते, तो सारी दिल्ली उलट पलट हो जाती। वापस कुंभ के ऊपर आते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि क्या हम अपने सिटीजन्स को, जो हमारे कुंभ में तीर्थयात्री आ रहे हैं, 53 करोड़ का आंकड़ा जो है वो 36 दिनों का है, एक दिन का नहीं। एक दिन में 53 करोड़ लोग नहीं आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या के दिन तकरीबन 3.5 करोड़ लोग आए थे, तो 3.5 करोड़ टॉप मोस्ट है। क्या हम इन 3.5 करोड़ लोगों को कोई भी किसी भी तरीके से हम इनके एजुकेशन की कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको कुंभ के एरिया में किस तरीके से जाना है? क्या आपको वहां पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के और रस्सी बांध के नहीं चलना है? आपको जानकर ताज्जुब होगा, कई सारे लोगों ने मुझे बताया, खास करके महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग एक दूसरे को रस्सियों से बांध कर चल रहे हैं। और ये किसी भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात कही। ये बहुत बड़ी आपने कहला कि वो अपने हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे कि हम लोग ग्रुप में आए तो ग्रुप बिछड़ ना जाए, ये उनका अपना मैनेजमेंट था। लेकिन एक प्रशासन होने के नाते हमें उन्हें एजुकेट जरूर करना। संजीव सिंह जी बहुत ऐसे कुछ, संजीव जी बोलिए, कोई विषय बोलिएगा नहीं, संजीव जी को बोलने दिया जाए। हाँ लक्ष्मण जी, अभी यहाँ पे पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सिंह सर हैं। मैं एक और कार्यक्रम में था, पूर्व डीजीपी वीएन राय साहब भी थी। 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, उन्होंने 1989 में इलाहाबाद के कुंभ का जिक्र किया
जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि उस समय हम और डीएम इलाहाबाद इस चीज से घबराए हुए थे कि लगातार साहब वीआईपी जा रहे थे, और वीआईपी को लेकर हमने कहा कि साहब ये तो वीआईपीओ का कुंभ होगा। नारायण दत्त तिवारी से मुख्यमंत्री ने एक बोल्ड स्टेप लिया और कहा कि जितने भी हमारे विधायक मंत्री हैं सारे को प्रोटोकॉल खत्म किए जाते हैं, और वो लोग अगर स्नान करने जाते हैं कुंभ का तो बगैर प्रोटोकॉल के जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री के अंदर बोल्डनेस होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ लोगों को आमंत्रित करता है और वो मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से हटता है, उसके अधिक अब लेकर रेलवे मंत्री वहां से अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस आयोजन को जब किया गया तो आप डबल इंजन की सरकार, आप जो है जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों का उनका अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी वाहवाही लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन बांटते हैं तो वहां भीड़ नहीं दिखाई देती। आप कोरोना के टीके लगवाते हैं उसकी बढ़ाई करते हैं तो वहां भीड़ नहीं दिखाई देती। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि साहब एकाएक भीड़ आ गई, अरे साहब बिहार में भी डबल इंजन है, मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन है, बगल में भी डबल इंजन, सुनने का साहस रखिए। देखिए ऐसे नहीं, अगर आप आगे टोकेंगे सुनने का साहस रखिए। विपक्ष अगर लगातार, आपने जवाहरलाल आपके पास आऊंगा, इनको बोलने दिया। 89 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय, मैं फिर कह रहा हूं, जब वो दुर्घटना हुई थी तो आदरणीय वीएन राय साहब ने कहा कि पूर्व में कुंभ में जो दुर्घटनाएं हुई थी हमने उसका संज्ञान लेते हुए 1989 का जो एक सफल कुंभ का आयोजन हुआ था उसको हमने कराया। ये सरकार पूर्व के आयोजनों से कोई सीख नहीं लेना चाहती, और योगी आदित्यनाथ जी अगर पत्रकार सवाल उठा दे तो मुकदमे लिखे जाते हैं। दिल्ली की घटना में एक मॉनिटेक्स इंडिया की वो चैनल की पत्रकार है सौम्यराज के साथ क्या क्या किया आपने देखा वहां के रेलवे पुलिस ने कि साहब वो डेटा डिलीट करिए। आप भी पत्रकार हैं। जब इस देश का पत्रकार ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है तो उसके खिलाफ सरकार पड़ जाती है। संजीव जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक दूं, चूंकि सवाल तो मैं भी उठा रहा हूं और पहले भी कई शो में उठाता हूं। मुझे कभी इस तरह की ना तो धमकी ना तो कभी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ऐसा मत करिए। ये हो सकता है कि आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव रहा हो, नहीं ऐसा हमारे जैसे कई पत्रकार हैं जो भाग्यशाली कह लीजिए, लेकिन सवाल उठाते हैं ये लोग। विक्रम सिंह साहब को जोड़ना चाहते हैं। विक्रम सर, केवल 3 बात लक्ष्मण जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग जब निरीक्षण करते हैं तो केवल खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें नहीं करते। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इन तमाम समीकरण के ऊपर, क्योंकि अगर निरीक्षण हो रहा है तो डकैती में सुधार है लेकिन हत्या बढ़ गई है, महिलाओं से छेड़खानी घट गई है लेकिन बलात्कार बढ़ गए हैं, ये पूरी चीज समीक्षा होती है। हमसे आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा न कोई अधिकारी आया है न आएगा, तो हम अपने ऊपर हम कृपा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अनर्गल बातें कर रहे हैं। निरीक्षण का मतलब यही होता है कि जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको पूरा किया जाए। दूसरी चीज, डीएम एसएसपी सक्षम है किसी भी प्रकार का शासनादेश निर्गत करा करके जिससे कोई वीआईपी ना आए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। एक बार डीएम ने कर दिया, कोई वीआईपी मेले में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तीसरी चीज, अभी मेरे पास फोन आया प्रोग्राम के दौरान, गाजियाबाद के एक मास्टर साहब है यशवीर नागर जी, उन्होंने कहा कि सब यात्रा के दौरान मुझे कुछ बातें आई, महिलाओं बच्चों को थोड़ी सी कष्ट हुई, रास्ते में पेयजल नहीं मिला, महिलाओं को जाने के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, कृपया इसके ऊपर विचार कर लें। तो मेरा आदरणीय शर्मा जी से अपने चैनल के सामने बोला, ये बात बहुत अच्छा किया आपने जी। आदरणीय विजय शर्मा जी से मेरा निवेदन हो, कम से कम ये देख लें कि जहां पर व्हीकल्स खड़ी हो वहां पर इतनी बेसिक बातें कर ले। मैं तो निवेदन करूंगा ही करूंगा, लेकिन शर्मा जी के माध्यम से कहूंगा। और हमें कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। अप्रत्याशित भीड़ थी, उसको मैनेज किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे सुचारू रूप से हो जाए तो जो कमियां पहले थी उसको दूर करना भी हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, यहाँ पे इस शो का एक मकसद ये भी था कि एक सही फीडबैक पहुंचाया जाए। विजय शर्मा जी, बड़ा अच्छा फीडबैक यहाँ पे आया है और इसको उम्मीद करूंगा कि आप संबंधित बिल्कुल भी जो भी छोटी मोटी कमियां किसी ने बताई है, बिल्कुल वेलकम, हम तैयार हैं करने के लिए, कहीं भी किसी भी स्तर पे हो। और ये बता रहे हैं, हमारे संजीव जी ने बोला, शायद इनको पता नहीं है, डीआईजी जी उस दिन माइक के ऊपर बार बार बोल रहे थे भगदड़ ना मचाएं, यहाँ बनाए रखें। लेकिन कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, कार्रवाई भी हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, किस तरह से उन्होंने नकारात्मक व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेजेस चलाए हैं। तो इसमें कुछ वो भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, गलत बात, मैं चुप रहिए, थोड़ा सा जांच होने दीजिए, जांच में अगर कुछ आता है तो फिर बात करेंगे। अभी मैं नहीं कहना चाहता टीवी के ऊपर किसी भी तरह का, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे कुछ हो भी सकता है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि कुछ हो तो भी हमारी जिम्मेवारी थी, हमें देखना है, आगे भी हम देखेंगे। तो हम किसी को किसी तरह की भी समस्या नहीं आने देंगे, किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पे।
शासन प्रशासन बिल्कुल यहाँ सारा पे तैयार है, मुस्तैद है। नहीं, कोई लक्ष्मण जी, अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अगर कुरीतियों के ऊपर बात करता है तो आप उसकी क्या मुंह सिल देंगे? एक तरफ जहां कुंभ में बैठे लोग एक साधु महात्मा कहते हैं कि जो इस कुंभ में नहाने नहीं आएगा वो नरक में जाएगा, इसमें क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है उनकी। वो कहते हैं कि जो नहाने नहीं आएगा वो सनातनी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये किस तरह का दोहरापन है? कौन सी नकारात्मक राजनीति है भाई? नहीं, आप किस तरह का दोहरापन करा रहे हैं? किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए। नहीं, आपने मक्का के बारे में कभी सुना है क्या? जिस भी धर्म में मानवता की हानि होगी, जिस भी धर्म में मानवता की हानि होगी, वहां पे मैं बोलने का अधिकार रखता हूँ। ये आप मत बताइए, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मसला है। मैं विषांतर नहीं वाकई संवेदनशील मसला, इसको हम लोग सब लोग उसी संवेदनशीलता से बैठे हैं ना। सारे लोग सनातनी बैठे हैं, क्या कोई सनातनी नहीं है? क्या विजय सिंह साहब सनातनी नहीं है? शुभंकर जी सनातनी नहीं? क्या उदय जी सनातनी नहीं? क्या आप सनातनी नहीं है? लेकिन ये लगातार ठेकेदारी किस तरह की करते हैं? और धर्म, अरे जिस धर्म में मानवता की हानि, तो वहां सवाल उठेंगे। इनकी आवाज ठीक कराइए, सवाल उठाएगा। इनकी आवाज नहीं आ रही। संजीव जी की आवाज विजय शर्मा जी नहीं सुन पाते हैं। पीसीआर थोड़ा सा देखिए क्या मामला है। तब तक अवधेश जी के पास। अवधेश जी, मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल अलग लेके आ रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे लोग, वो संख्या हो सकता है कि करोड़ों में पहुंचे 26 तारीख आते आते, अभी भी रास्ते में वहां पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ पहुंच भी गए होंगे। तो उन लोगों के लिए, चूंकि आपने कहा कि बहुत ही जन चेतना है एक, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये जन चेतना एक रचनात्मक तरीके से वहां पे जाए, कुंभ में डुबकी लगाए, इसके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा? नहीं, देखिए, केवल अब ये कुंभ का प्रश्न नहीं है। जिस ढंग से प्रयागराज से लेके अयोध्या वाराणसी तक एक त्रिकोण बना है लोगों का, लाखों लोग, कभी हुआ नहीं बसंत पंचमी, मतलब आप बसंत पंचमी के दिन अयोध्या में 60 लाख 70 लाख लोग पहुंच जाए तो कल्पना ही नहीं थी। तो जब आप अपने श्रद्धा केंद्रों को विकसित किए हैं, लोगों के अंदर अपनी चेतना जागृत हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक शब्द में है कि फिर लंबे, वो कोई 25-50 किलोमीटर का विषय नहीं होता है ये। फिर 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक रास्ते पर शौचालय, पानी की व्यवस्था, थोड़े बहुत रुकने की व्यवस्था, अगर कहीं ट्रैफिक है तो कहां आराम करे, छोटे छोटे जो प्राइमरी सेंटर होते हैं हेल्थ के, वो ये सब व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी उसके अनुरूप। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखिए कि अगर विंध्याचल में आप विंध्य कॉरिडोर बन रहा है और छोटी छोटी जगह इधर आपने संभल तक, अगर संभल को उस ढंग से विकसित कर रहे हैं तो उसके अनुसार लोगों के आने जाने, उसके अनुसार हमको व्यवस्थित करनी पड़ेगी। इससे एक सीख मिली है। लेकिन सेकंड बात मैंने ये देखी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। गांवों से भी निकल के लोगों को पानी पिला रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है, रास्ते में खीर बना के रोटी वजह से जो बन पड़ रहा है, लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत है और इसको और बढ़ाने की जरूरत है। लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी ना लक्ष्मण जी, तो लोग सेवा के भाव से भी काम करने आएंगे। और इस कारण से अगर 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का हमारे जीडीपी में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में चाहिए कंप्लीट। जैसे आपको सुनिए, बहुत ही रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। नहीं, एक लाइन में कर दूं, सुनिए ना। जैसे कोई खनिज पदार्थ कहीं से निकाल के माइन से लेके ले जाते हैं, उसके लिए रेल, बाकी व्यवस्था, उतारने की, गलाने की फैक्ट्री बनाते हैं, वैसे ही इसके लिए आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सब चीज का। बिल्कुल, अवधेश जी ने, शुभंकर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ठीक है, ये भगदड़ हुआ, उस पर जो जांच करेंगे, लेकिन ये एक सिर्फ कुंभ का मामला नहीं है। जिस तरीके के समय समय भीड़ जुटती है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जुटती है, तो उस पूरे रोड पे आसपास या फिर वहां पहुंचने के रास्ते में एक बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ताकि श्रद्धालुओं को वैसे भी कोई दिक्कत ना हो। ये एक बड़ा सरकार के लिए टेक अवे होगा यहाँ से। क्यों लक्ष्मण, चूंकि हम थोड़ा विषयांतर हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अवधेश जी ने बोली है। आज अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ दिल्ली जयपुर और दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली अमृतसर हाईवेज को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की हालत ये है जहां महिलाओं के लिए और तो और पुरुषों के लिए भी शौचालयों की भी व्यवस्था सब पर्याप्त नहीं है। मैं पिछले बिल्कुल ये आपने सही कहा। विजय जी 10 सेकंड समय हमारे पास है। विजय जी 10 सेकंड हमारे पास है, खत्म करना होगा। विजय जी 10 सेकंड। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आप बताइए, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे देखिए, दिल्ली बॉम्बे बड़ोदरा एक्सप्रेसवे देखिए। आप अगर जाना चाहते हो, आप दिल्ली देहरादून देख लीजिए,
तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे है वो ठीक है, जहाँ पे नहीं है वहाँ के सुझाव आए हैं, उस सुझाव को हम लोग लगता है कि रचनात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार सिलसिला बना रहेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने धर्मस्थल को विकसित किया है, तो इसका ख्याल रखते हुए हम लोगों को बुनियादी ढांचा को भी सुधारना होगा। इसी के साथ आप शो को यहीं खत्म करूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।